नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिस्कल डेफिसिट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्यों बन चुका है। पिछले इतने दिनों में आपने बार बार सुना होगा कि फिस्कल डेफिसिट यूनियन बजट में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। इनफैक्ट आप सब ने देखा होगा कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 9.5% तक जा चुका है। इसके ऊपर बहुत सी बातें चली है, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस आए हैं इसके ऊपर। सो यू मस्ट बी हैविंग अ वेरी क्लियर आइडिया दैट व्हाई फिस्कल डेफिसिट इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस यूनियन बजट। तो इस वीडियो में मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि फिस्कल डेफिसिट का यूनियन बजट में इतना जिक्र क्यों हुआ है और ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए एक इतना महत्वपूर्ण टूल क्यों है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट दरअसल होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको एक सरल भाषा में समझाता हूं फिस्कल डेफिसिट का दरअसल मतलब क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि सरकार की कमाई और सरकार का खर्चा और उन दोनों के बीच का बचा हुआ गैप। और अगर सरकार की कमाई सरकार के खर्चे से कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे हम डेफिसिट ऐसा कहेंगे। इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि यदि सरकार की कमाई ये हुई कम और सरकार का खर्चा ये हुआ ज्यादा तो जो अमाउंट आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। और क्योंकि ये नेगेटिव में आता है इसीलिए उसे डेफिसिट कहा जाता है। दुनिया के बहुत कम देश ऐसे होते हैं जिनका फिस्कल डेफिसिट सरप्लस में होता है, उदाहरण के लिए चाइना या इक्का दुक्का दो तीन कंट्रीज ऐसे, लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम कंट्रीज डेफिसिट में होते हैं। कोई कोई अर्थशास्त्री दुनिया में ऐसे भी हैं जो डेफिसिट को अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, खर्च अगर ज्यादा कर रही है तो इसका मतलब सरकार बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है, बहुत ज्यादा कंपनीज में पैसा लगा रही है, कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा रही है, सैलरीज देने में पैसा लगा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज देने में पैसा लगा रही है। तो अगर सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक बात तय है कि ये लिमिट में हो तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये लिमिट के बाहर चला जाए तो ये अपने आप में बहुत बुरा होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि फिस्कल डेफिसिट का अपना लिमिट के बाहर चले जाना ये एक चिंता का विषय है। और इस बार के 2020-21 के बजट में हमने यही देखा, जब निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा कि 9.5% का फिस्कल डेफिसिट है, जो कि हमारी उम्मीद से कम 3 टाइम्स ज्यादा हो चुका है। हमारा एफआरबीएम एक्ट के तहत फिस्कल डेफिसिट केवल 3% के आसपास होना चाहिए था, लेकिन आज के डेट में प्रैक्टिकली एफआरबीएम का कानून अपनी दोनों टांगे तुड़वा चुका है और ऐसा लगने लगा है कि 3 के जगह 6 और 6 के जगह 9, 9.5% तक फिस्कल डेफिसिट 31 मार्च 2021 तक चला जाएगा। तो कितना बड़ा चिंता का विषय है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन इन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इसको अब आप ध्यान से पढ़िए, यू विल हैव अ क्लियर आइडिया। A fiscal deficit is a shortfall in a government's income compared with its spending। सरकार की इनकम और सरकार की स्पेंडिंग के बीच में जो गैप है, जिसको वो शॉर्टफॉल बोल रहा है, उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। द गवर्नमेंट दैट हैज अ फिस्कल डेफिसिट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मींस। यानी सरकार जब अपने जरूरत से ज्यादा खर्च करती है, बहुत ज्यादा पैसा लगाने लगती है, तो उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट, राइट। अ फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सिंपली अ टोटल डॉलर स्पेंड इन एक्सेस ऑफ इनकम। देखिए दोस्तों, आमतौर पे हमारे देश में फिस्कल डेफिसिट जैसा कि बताया गया 9.5%। तो 9.5% किस चीज का है? 9.5% ऑफ टोटल जीडीपी। ये जो 9.5% है, ये 9.5% हमारे टोटल जीडीपी का है। इस वक्त भारत की जीडीपी कितनी चालू है दोस्तों? इस वक्त भारत की जीडीपी करीबन 140 लाख करोड़ के आसपास है। 130 से 140 लाख करोड़ के आसपास की भारत की जीडीपी चालू है। तो अगर आप समझेंगे कि इसका 9.5 यानी राउंड फिगर में 10%, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 14 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा इस वक्त देश पे चल रहा है। तो आइए देखेंगे कि क्या आंकड़ों में सच में ऐसा है, और ये 14 लाख करोड़ रुपए का जो घाटा चल रहा है इसको हम कैसे कवर करने वाले हैं, और अगर ये घाटा बढ़ता ही चला गया तो सरकार के पास मेजर्स क्या होते हैं, ये सब जानना इस वीडियो में हमारा एक मुख्य उद्देश्य होगा। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी आज अच्छी और इंपॉर्टेंट चीजें समझने को मिलेंगी जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी काम आएंगी। सो लेट्स हैव अ लुक कि इसमें और क्या क्या बातें बताई गई है। देखिए, यहां पर बोला गया है कि इन आइदर केस द इनकम फिगर इंक्लूड्स ओनली टैक्सेस एंड अदर रेवेन्यूज एंड एक्सक्लूड्स मनी बोरोड टू मेक अप द शॉर्टफॉल।
जब भी फिस्कल डेफिसिट होता है तो सरकार के पास कुछ उपाय होते हैं उसको कम करने के लिए, जिसमें सरकार या तो टैक्स बढ़ा देती है या तो फिर पैसा बोरो कर लेती है, लेकिन दोनों ही चीजों के अपने अलग अलग नुकसान होते हैं। तो दरअसल फिस्कल डेफिसिट और क्या क्या बातें हमको समझाता है, इसके लिए मैंने खूबसूरत सा चार्ट लाया है। ये फ्लो चार्ट मैंने यूनियन बजट वाले लेक्चर में भी यूज किया था अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, बट एक बार इसका मैं एक स्नैपशॉट आपको जरूर बताना चाहूंगा कि फिस्कल डेफिसिट दरअसल काम कैसे करता है और ये होता क्या है। सो लेट्स हैव अ लुक, इसको जरा एक बार देखिए। देखिए दोस्तों, सरकार की जो टोटल बजट होती है, जैसे किसी घर के बजट की तरह ही आप ऐसे समझ लीजिए इसको सरल शब्दों में, यदि किसी फैमिली के बजट में मान लो 25,000 की इनकम है फादर की, तो 25,000 की इनकम में से फादर ये करेंगे कि सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस अपने इनकम के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनकी इनकम 25,000 की है, वो हमेशा ये चाहेंगे कि इनकम में से एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस देन 25,000 हो। सो एक्सपेंसेस जो होंगे वो लेस देन 25,000 रखने की कोशिश की जाएगी। ऐसे हर घर का फैमिली बजट बनता है। अगर 25,000 इनकम है तो हम कोशिश करेंगे कि महीने के अंत तक कम से कम 20-22 हजार में काम हो जाए। थोड़े से पैसे कंटिंजेंसी के लिए यानी किसी इमरजेंसी के लिए हम बाजू में रखते हैं, ये आम तरीके का होता है। लेकिन सरकार का बजट कभी ऐसा नहीं होता दोस्तों। किसी भी दुनिया में कोई भी देश की कोई भी सरकार क्यों ना हो, उसका बजट सबसे पहले एक्सपेंस से शुरू होता है, न कि इनकम से। आगे चार्ट में मैं आपको यह समझाऊंगा कि हमारे देश में भी ऐसे होता है। सबसे पहले खर्चों की लिस्ट देख ली जाती है, खर्चे इतने सारे हैं, फिर देखा जाता है कि हमारे पास है कितना इस खर्चे को पुराने के लिए। और अगर हमारे पास खर्चे को पुराने के लिए पैसा कम होगा तो बीच का बचा हुआ पार्ट हमें हमेशा बोरो करना पड़ता है या अलग अलग तरीके से वो पैसे लाने पड़ते हैं। पैसे कम है इसीलिए खर्चे कभी कम नहीं किए जाते, क्योंकि ये फैमिली बजट नहीं, ये यूनियन बजट है। यही एक बहुत बड़ा फर्क होता है किसी फैमिली बजट में और एक सरकारी बजट में। तो कल को अगर किसी इंटरव्यूअर ने आपको ये पूछा कि हाउ डज अ यूनियन बजट डिफर्स फ्रॉम अ नॉर्मल बजट, तो आप हमेशा उसको यही जवाब दीजिएगा कि इनकम के हिसाब से जब एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया जाता है वो होता है एक आम आदमी का बजट यानी एक फैमिली बजट। लेकिन जब एक्सपेंसेस के हिसाब से इनकम को मैच करने की कोशिश की जाती है तो उसको बोला जाता है यूनियन बजट। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं कि सरकार की कमाई और सरकार के खर्चे कितने हैं। सरकार की कमाई और सरकार के खर्चे को समझने के लिए आपको दो अलग अलग टर्म्स को समझना होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट का साफ मतलब अगर मैं एक शब्द में बताऊं तो इसका मतलब यह हो गया कि सरकार चलाने के लिए आज के डेट में कितना पैसा लगता है। सरकार चलाने के लिए मतलब सैलरी बांटने के लिए, उसके बाद अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, चाय कॉफी नाश्ते के खर्चे, गाड़ियां दौड़ाने के खर्चे, विदेश जाने के खर्चे, ये जो सरकार चलाने का खर्चा है, पार्लियामेंट के रोज के कामकाजी के खर्चे, ये सारी चीजें आज परिस्थिति ये आ चुकी है कि ये रेवेन्यू बजट तक डेफिसिट में चला गया है। तो ये अपने आप में घोर चिंता का विषय है। लेकिन अभी भी सरकार के पास एक बहुत अच्छा उपाय इस बात का यह है कि ये जितना डेफिसिट है, इस डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार जितना भी उधार लेने वाली है वो मैक्सिमम इंडियन करेंसी में होगा, रुपए में होगा। और रुपए क्योंकि हमारी डोमेस्टिक करेंसी है तो हम उसमें से बच सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डॉलर्स में होता तो अभी तक बहुत बुरा हाल हो चुका होता। बहरहाल रेवेन्यू बजट के अंदर मैंने आपको बताया कि सरकार चलाने के खर्चे क्या क्या होते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों कैपिटल बजट। कैपिटल बजट का मतलब यह होता है कि हम देश का ढांचा मजबूत करने के लिए ढांचागत खर्चा हम क्या क्या कर रहे हैं। नए स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, डैम बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, मेट्रो ट्रेन ला रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, हाईवे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं ताकि कल आने वाले दिनों में हमको वहां से उत्पन्न हो, वहां से जॉब लग सके और देश का एक अच्छा खासा जीडीपी ग्रोथ हो सके, वो वाला पूरा खर्चा इस तरफ लिखा हुआ होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो रेवेन्यू बजट में ये है रेवेन्यू रिसीट। रिसीट का मतलब होता है दोस्तों प्राप्तियां, यानी ये वो अमाउंट है जो सरकार को मिला। तो सरकार को कहां कहां से पैसा मिलता है? सरकार को टैक्स से पैसा मिलता है।
टैक्स में इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनहेरिटेंट टैक्स, ये सब कुछ सरकार वसूलती है। इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार के पास कस्टम्स टैक्स, फिर आता है जीएसटी टैक्स और उसके बाद एक्साइज ड्यूटी टैक्स। यहां से सरकार कमाती है और सरकारी खजाना भरता चला जाता है। नॉन टैक्स की अगर मैं बात करूं तो सरकार को जितना सरकार ने लोन बांट के रखा है उसका ब्याज मिलता है, वहां से कमाई होती है। सरकार को लाभांश मिलता है, सरकार की बहुत सारी पीएसयू कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं वो सब कमा के देती हैं और उसका लाभांश सरकार को मिलता चला जाता है। फीस की इनकम, अलग अलग बच्चे फॉर्म भरते हैं, कोर्ट कचहरी में लोग फॉर्म भरते रहते हैं, जजेस कभी कभी पेनाल्टी लगा देते हैं, उन सारी चीजों की इनकम सरकार तक आते रहती है। गिफ्ट एंड ग्रांट एंड स्पेशल असेसमेंट ड्यूटी, वहां से भी सरकार की कमाई होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सरकार के खर्चे कहां होते हैं, तो सरकार के खर्चे गुड्स एंड सर्विसेज में होते हैं, शिक्षा पे होते हैं, स्वास्थ्य पे होते हैं, सोशल सर्विसेज पे होते हैं, एक्सपोर्ट और एक्सटर्नल अफेयर्स पे होते हैं, राज्यों को अनुदान देना पड़ता है, राज्यों के लिए हम बजट सैंक्शन करते हैं वो, और ढेर सारा सरकार का एक बहुत बड़ा अमाउंट जाता है जो उधार सरकार ने, यानी जो लोन लेके रखा है सरकार ने, उसका रीपेमेंट करने में सरकार का बहुत बड़ा अमाउंट जाता है। मैं आपको आगे वो भी दिखाने वाला हूं। और उसके बाद एक और बहुत बड़ी समस्या यह है सरकार की कि सरकार को आज के डेट में बहुत हैवी सब्सिडीज देनी पड़ती है। मैं आज ये हैवी सब्सिडीज का भी पार्ट आपको समझा दूंगा कि किस तरह से ये सब्सिडी के वजह से बहुत ज्यादा कर्जा करना पड़ा और अचानक से फिस्कल डेफिसिट में जैसे ही वो कैलकुलेशन में शो किया गया, ये अमाउंट सीधे सीधे 9.5% के आसपास रिफ्लेक्ट होने लगा। सब्सिडीज 3 तरीके से बांटी जाती है, इसको बोला जाता है FFF, फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल, यानी उर्वरक, खाद्य और उसके साथ पेट्रोलियम, ये चीजों के ऊपर सब्सिडी बांटी जाती है। सरकार इस साल भी ये सब्सिडी का अपना एक बजट लेकर आई है, लेकिन ये बात तय है कि मौजूदा सरकार जितना हो सके उतना सब्सिडी का खर्चा कम करना चाहती है ताकि आने वाले दिन में फिस्कल डेफिसिट और कम हो सके। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट, तो कैपिटल रिसीट यानी कैपिटल में सरकार को प्राप्तियां कहां से हो रही है, तो आज के डेट में सरकार मार्केट से जो लोन उठा रही है, बॉन्ड्स के रूप में, सिक्योरिटीज के रूप में, ट्रेजरी बिल्स के रूप में, वहां से हो रहा है। उसके बाद सरकार को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है। इस वक्त भारत के बहुत से प्रोजेक्ट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रायोजित हैं, तो वहां से हमको बहुत सारा पैसा मिल जाता है। नॉट आईएमएफ बट वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से तो हमारे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम्स, दोस्तों आप और मेरे जैसे लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स स्कीम्स में पैसा लगाते हैं, उन सब का पैसा सरकार के पास आता रहता है। प्रोविडेंट फंड का तो बहुत हैवी अमाउंट होता है क्योंकि एक एक कर्मचारी अपने रिटायरमेंट तक प्रोविडेंट फंड का पैसा डिडक्ट करवाता है अपनी सैलरी से, तो ये एक अमाउंट सरकार के पास हमेशा होता है जिसको लिटरली गवर्नमेंट बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस में यूज करती है। और उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि कैपिटल में सरकार खर्च कहां कहां करती है, तो आपको पता चलेगा कि सरकार जमीन एक्विजिशन के लिए खर्च करती है। आज के डेट में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं दोस्तों, भले वो मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, हाईवे का प्रोजेक्ट हो, फैक्ट्री का प्रोजेक्ट हो, डैम का प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, सरकार को जमीन अधिग्रहण करना ही पड़ता है। और इसीलिए लैंड एक्विजिशन के लिए सरकार को ये जमीन किसानों से, अलग अलग लोगों से खरीदनी पड़ती है और उसके लिए सरकार को पैसा लगता है। सरकार को मशीन्स खरीदने का पैसा लगता है, इक्विपमेंट खरीदने का पैसा लगता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का पैसा लगता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन या स्पेस एक्सप्लोरेशन का पैसा लगता है। बंगाल की खाड़ी में अगर तेल मिल रहा है तो वहां पर ऑयल इंस्टॉलेशन लगाना पड़ेगा, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करने पड़ेंगे। इस साल गगनयान जाने वाला है तो उसके लिए सरकार पैसा देगी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में भी सरकार पैसा लगाती है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में भी सरकार पैसा लगाती है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो इस चार्ट में हमको यह समझ में आ रहा है कि सरकार अपना रेवेन्यू बजट कहां से प्राप्त करती है, कहां खर्च करती है, और कैपिटल बजट में कहां से पैसा प्राप्त करती है और कहां खर्च करती है। और इन दोनों में से जो बच जाता है वो एक्चुअली में हमारा बजट होता है। अब अगर ये अमाउंट बहुत ज्यादा कम होगा, डेफिसिट में होगा, तो सरकार को उसके लिए फंड्स बाहर से बोरो करने पड़ेंगे या नोट छापने पड़ सकते हैं और इसीलिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला जाता है। अब आसान शब्दों में इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए चीजों को और सरल कर देता हूं इस एक टेबल में। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों इस स्लाइड को, यहां पर आपको क्लियरली समझाया गया है कि फिस्कल डेफिसिट को कम कैसे किया जाता है। सो प्लीज हैव अ लुक, फिस्कल डेफिसिट को दरअसल कम कैसे करना है। मान लो कि हमारे देश में इस वक्त, हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे देश में मान लेते हैं
कि 1 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है। वैसे है तो 14 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन मान लेते हैं 1 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है पूरे भारतीय जीडीपी का, लगभग लगभग आधा % या 1% के बराबर बराबर, राइट। तो इतना हमारे ऊपर कर्जा है। कर्जे का मतलब हम इतने घाटे में चल रहे हैं। अब इस घाटे को अगर पूरा करना है तो ये है वो 4 स्टेप जो सरकार आमतौर पे करती है। ये भारत की नहीं, दुनिया की सारी सरकारें करती हैं, राइट। तो अर्थशास्त्र में इसको बहुत ज्यादा मतलब परफेक्ट माना गया है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि टाइमिंग कैसा है और सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। सबसे पहला, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार आमतौर पे बॉन्ड्स इशू करती है। मैं अपने सारे विद्यार्थियों को ये बता देता हूं कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है। दरअसल सरकार के पास सोवरेन बॉन्ड पेपर होते हैं जो सरकार छाप कर रखती है, और ये सोवरेन बॉन्ड पेपर्स आरबीआई को दिए जाते हैं, और आरबीआई इन बॉन्ड पेपर्स को दुनिया भर में बेचती है। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये बॉन्ड पेपर खरीदते हैं क्योंकि वो भारत की प्रगति और भारत की जीडीपी ग्रोथ पर पैसा लगाना चाहते हैं। हमारे बॉन्ड पेपर के ऊपर हम ब्याज देते हैं इन्वेस्टर्स को। बॉन्ड पेपर पर मिलने वाले ब्याज को हम कूपन रेट कहते हैं। कभी कभी कूपन रेट फिक्स होते हैं, कभी कभी कूपन रेट फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ऑब्वियसली देश जितना तरक्की करेगा उतने सारे कूपन रेट, उतने सारे बॉन्ड पेपर्स छापे जाते हैं और उतने अलग अलग सोर्सेस से हम कमा लेते हैं। बॉन्ड पेपर्स 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15, 20, 25, यहां तक कि 100 साल के भी बॉन्ड पेपर्स बनाए जाते हैं। तो सरकार बॉन्ड पेपर छापकर बहुत सा पैसा विदेशों से कमा लेती है डायरेक्टली, और वो पैसे से इस घाटे को वो पूरा कर सकती है। समझ में आ रहा है? तो ये एक तरीका है सीधे सीधे फिस्कल डेफिसिट को कम करने का। लेकिन अगर इस तरीके से सरकार पैसा कमाएगी तो उसमें रिस्क क्या होगा कि सरकार को इंटरेस्ट रेट बॉन्ड के ऊपर देना पड़ेगा, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट कभी कभी देना पड़े। दूसरा तरीका, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू प्रिंट एक्स्ट्रा करेंसीज। दुनिया के कई देशों ने यह तरीका अपनाया है कि जब भी वो फिस्कल डेफिसिट में रहते हैं और पैसे की कमी होती है, वो अपने सेंट्रलाइज बैंक से बहुत सारा पैसा छाप लेते हैं। आप उदाहरण के लिए मन में कल्पना करिए कि फिलहाल भारत में 9.5% का फिस्कल डेफिसिट चालू है, मतलब हमारे पास 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट कम है। अगर मान लेते हैं कि ये 14 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे हमने नासिक वाली प्रेस में छाप लिए और उसके बाद अपना खर्चा पूरा कर लिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा? उसका प्रॉब्लम ये होगा कि इससे महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और हमारे देश का गरीब, हमारे देश का बॉटम ऑफ पिरामिड वाला पोर्शन, वो पूरा का पूरा असहाय हो जाएगा और देश बहुत बुरी तरह से टूटने लगेगा। मैं बताता हूं कैसे। देखिए दोस्तों, हमारे देश में कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बॉटम के यहां पर जो लोग हैं ये पुअर सेक्शन है, ये बीच का जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये मिडिल क्लास है, और ये जो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है ये अमीरों का है। अगर देश की आबादी 140 करोड़ है तो अमीरों की संख्या मात्र 5% है, इनफैक्ट उससे भी कम ही है। मिडिल क्लास में आज के डेट में 35% के आसपास लोग आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास भारत चलाता है, और निम्न तबके में करीबन 60% लोग आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने नीड्स और वांट्स दोनों के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो अब आप ही सोचिए, अगर मान लेते हैं कि अचानक से बहुत सारी करेंसी आ गई, बहुत सारे नोट छाप लिए। नोट जब भी छापे जाते हैं वो डिमांड बढ़ाते हैं, और डिमांड जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है उस पैसे के साथ साथ महंगाई बढ़ती चली जाती है। उदाहरण के लिए, अगर हर किसी के जेब में पैसा होगा तो हर प्रकार की चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और उसको पूरा करने के लिए अगर सप्लाई साइड कमजोर रही तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बहुत आ जाएगा। वो इन्फ्लेशन किसी एक चीज में नहीं बल्कि हर जगह फैल जाएगा, और उसका सबसे बुरा असर पड़ता है गरीबों पर। इसीलिए नोट छापकर गरीबी दूर करना ये एक महाबेवकूफी का काम माना जाता है। इससे पहले वेनेजुएला, जिम्बाब्वे जैसे कंट्रीज ने ये तरीके अपनाए हैं और वहां की हालत अर्थशास्त्र के रूप में बेहद खराब रही। तो सरकार ऑब्वियसली इस तरह के कदम नहीं उठाना चाहेगी। आगे है रेजिंग टैक्सेस। फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार एक तरीका यह भी निकाल सकती है कि वो टैक्सेस बढ़ा दे। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लग रहा है 18%, तो सरकार इसको बढ़ाकर कर सकती है 24%। लेकिन यह तरीका अपनाना अपने आप में आम इंसान के गले घोटने जैसा होगा,
क्योंकि ऑलरेडी टैक्स से परेशान लोगों का अगर टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिया गया हर चीज में तो जनता टूटने लगेगी। इसका सीधा असर किसी एक नेशनल डिस्टर्बेंस में या इलेक्शंस में हो सकता है। तो पॉलिटिकली ये सरकार के लिए बहुत ही डिस्करेजिंग डिसीजन होता है कि वो बार बार टैक्स बढ़ाते रहे। तो ऑब्वियसली टैक्स बढ़ाना न बढ़ाना वैसे सरकार के अंदेशे पे होता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। इसीलिए सरकार इस तरह की चीजों के ऊपर तुरंत फैसला नहीं लेती है। ये बात और है कि फिलहाल कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी जो है वो पेट्रोल के ऊपर लग रही है, जिससे भारत सरकार को बेहद कमाई होती है, लेकिन फिर भी सीधे सीधे टैक्स हर एक चीज पे बढ़ा देना ये अपने आप में गलत डिसीजन हो सकता है। चौथा है कटिंग स्पेंडिंग। सिंपल बात है, यदि मान लीजिए जेब में पैसा नहीं है तो जैसे हम फैमिली में करते हैं कि फिलहाल पैसे नहीं है तो हम हमारे आने वाले कामों को पोस्टपोन कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें अगर किसी बर्थडे पार्टी में जाना था हम नहीं जाएंगे, हमें कोई कोर्स लगाना था हम नहीं लगाएंगे, हमें किसी टूर पे जाना था हम नहीं जाएंगे। फैमिली बजट में इस तरह की चीजें बहुत कॉमन होती है, हम इस तरह के कामों को आगे ढकेलते चले जाते हैं। अगर गवर्नमेंट ये काम करने लग जाए तो उसको बोला जाएगा कटिंग स्पेंडिंग। इसका मतलब ये होगा कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो सरकार आने वाले दिन में स्कूलों के प्रोजेक्ट्स को रोक देगी, डैम कंस्ट्रक्शंस को रोक देगी, सड़कों के हाईवे के नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स को रोक देगी। लेकिन अगर इन सारी चीजों को रोक दिया गया तो ये अपने आप में क्यूमुलेटिव इफेक्ट पैदा करेगा और बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस पैदा होगा, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इसीलिए स्पेंडिंग को कट करना वंस अगेन एक काफी गंभीर मेजर है जिसको उठाना इतना सही नहीं होता। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये 4 तरीके होते हैं जिससे फिस्कल डेफिसिट कम तो किया जा सकता है, लेकिन कोई भी तरीका बिना सोचे समझे उठाना देश के लिए अलग अलग तरीके से डोमिनो इफेक्ट पैदा कर सकता है, क्योंकि एक से दूसरे पर असर पड़ेगा और देखते देखते बहुत सी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। आगे देखते हैं दोस्तों फिस्कल डेफिसिट में और क्या क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। ओके, एक सेकेंड। यस, अभी देखिए इस वक्त जो भारत सरकार की सबसे बड़ी सच्चाइयां हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। द ट्रूथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये अखबार से ही निकाले गए कुछ पॉइंट्स हैं जिसके तरफ आपका ध्यान इस बजट में जरूर जाना चाहिए। मेरे 2.5 से 3 घंटे के यूनियन बजट के लेक्चर में मैंने बहुत सी अलग अलग चीजें डिटेल में बताई, लेकिन ये एक स्नैपशॉट है। आज के लेक्चर में एक और खास बात यह भी है दोस्तों कि मैंने आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टाइम स्टैम्प्स डाल के रखे हैं। अगर आप ये पूरा का पूरा लेक्चर नहीं देखना चाहते हैं तो आप केवल वो वाले हिस्से देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स डाल के रखे हैं पॉइंट्स के साथ। मसलन अगर आपको केवल गवर्नमेंट के फिगर्स देखने हैं, आंकड़े देखने हैं, तो आप वो वाले टाइम स्टैम्प पे जाइए, आप डायरेक्टली वीडियो के उस हिस्से पे पहुंच सकते हैं। तो जिन लोगों को पूरा वीडियो नहीं सुनना है उनके लिए ये एक खास सहूलियत बनाई गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको उससे जरूर फायदा मिलेगा। बहरहाल इंडियन इकोनॉमी की कुछ इस समय की सबसे क्रूशियल सच्चाइयां आपके साथ शेयर करना है। पहला, बाटर्ड बाय द पैंडेमिक। स्वाभाविक सी बात है, दुनिया के सबसे टफ लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी सबसे ज्यादा गंभीर परिस्थिति भारत में रही। हमारा देश दूसरे नंबर पर रहा जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा फैला और नंबर ऑफ डेथ्स यहां सबसे ज्यादा हुई। लेकिन बावजूद उसके ये एक बात तो माननी पड़ेगी कि जादुई तरीके से वी शेप रिकवरी भारत में हुई है। सरकार के कई सारे ग्राफ इस तरफ इशारा करते हैं जहां पर ये बातें सामने आई हैं कि वी शेप रिकवरी रही है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये बातें समझाई गई थी कि आखिर भारत में कोरोना से इतने जल्दी रिकवरी हुई कैसे। उसके 5-6 अलग अलग कारण बताए गए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे दुनिया के कुछ देशों में, उदाहरण के लिए पुर्तगाल, वहां पर अभी भी बहुत भयानक परिस्थिति बनी हुई है। तो ये अच्छी बात है कि बहुत बुरे पेंडेमिक से हम बहुत तेजी से निकल रहे हैं। दूसरा, सस्टेन्ड डी ग्रोथ सिंस 2018। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमने कोरोना काल में ही बहुत बुरा इकोनॉमी का पार्ट देखा। लगातार साल 2018 से ही भारतीय जीडीपी नीचे खसक रही है। मुझे अभी भी याद है कि साल 2020 में फरवरी आते आते मैंने देखा था कि 4.8% की जीडीपी ग्रोथ चल रही थी। तो हम लगातार उस समय भी गिर ही रहे थे। ये अचानक से हुआ कि कोरोना के वजह से ये जीडीपी गिरते 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 सीधे एक्स एक्सिस के भी नीचे जाकर -23.9% तक चली गई थी, जो कि
2020 के फर्स्ट क्वार्टर में ऑब्जर्व हुई। आई होप आपको ये बातें याद होंगी। तो हमारे लिए लगातार गिरावट रही। तीसरा, शार्पली कॉन्ट्रैक्टेड एटलीस्ट 8 to 10% इन 2020। यही बातें मैंने आपको अभी बताई कि जबरदस्त गिरावट आई 2020 में। अभी अगर हम ये देखें कि दुनिया में जीडीपी को सबसे ज्यादा नुकसान कौन से देश में हुआ है, तो मुझे ये कहना मतलब जरूरी हो जाएगा कि भारत में जीडीपी की जो नेगेटिव ग्रोथ हुई है वो दुनिया में सबसे खराब रही है। इनफैक्ट जापान, यूएस, रशिया, टर्की, बहुत से कंट्रीज में कोरोना काल में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही, लेकिन इतना बुरा हाल किसी का नहीं हुआ जो इंडिया में देखा गया। इसके बाद नो इमीडिएट सस्टेनेबल शार्प रिकवरी इन साइट। ओके, ये भी एक बात रही कि तुरंत रिकवरी नहीं देखी गई, समय लगा, 6-7 महीने लगे। अभी फिलहाल वी शेप रिकवरी हो रही है, लेकिन इट टुक इट्स ओन टाइम। फिस्कली कंस्ट्रेंड गवर्नमेंट, यस, सरकार के पास पैसे की कमी रही, इसीलिए सरकार के अलग अलग मॉनेटरी स्टेप्स भी बहुत ज्यादा असर दिखाते हुए नहीं नजर आए। आत्मनिर्भर भारत 1, 2, 3 के अलग अलग प्लान्स आए, जिसमें सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए, उसके बाद 2.5 लाख करोड़ रुपए और 3 लाख करोड़ रुपए से कुल मिलाकर 27 लाख करोड़ रुपए में आत्मनिर्भर प्लान इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन तब भी ये चीज मानने लायक है कि करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए एक्चुअली पैसा डाला गया और बाकी का लिक्विडिटी जनरेट की गई। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी भी सरकार के पास जितना पैसा इस कोरोना काल में इस महामारी से निपटने के लिए होना चाहिए था वो नहीं रहा। न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, सरकार ने हमेशा यह कोशिश की है कि सप्लाई साइड को बढ़ाया जाए, डिमांड साइड को कंट्रोल में रखा जाए। तो ये अपने तरीके हैं, लेकिन फिलहाल ये तरीके कोई कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। फोकस ऑन सप्लाई साइड एक्शन, नॉट डिमांड साइड, जो मैंने आपको बताया। राइट, आगे देखते हैं दोस्तों, अगर सप्लाई और डिमांड साइड को ठीक से बैलेंस ना करे तो फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक। फिस्कल रूल्स रिलैक्स एज ग्रोथ टेक्स प्रायोरिटी, ये मैंने आपको बताया, ये न्यूज़पेपर की ही एक कटिंग है, आप इसको इत्मीनान से देखिएगा। यस गाइस, यहां पर मैं आपका एक स्पेशल अटेंशन चाहूंगा, प्लीज सी दिस। ये चार्ट को या ये पॉइंट्स को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। हर देश में दो चीजें होती है, एक होती है सप्लाई साइड और एक होती है डिमांड साइड। राइट, लोगों को जो भी चीजें डिमांड के रूप में चाहिए होती है, डिमांड दो तरह की होती है, डिमांड नीड्स की हो सकती है, डिमांड वांट्स की हो सकती है। कुछ होती है जीवन आवश्यक चीजें जिनको हम नीड्स कहते हैं, और कुछ होती है अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो चीजें, उनको बोला जाता है वांट्स। राइट, डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी सप्लाई साइड बढ़ती रहती है। अब अगर आप देखेंगे कि अमेरिका की आबादी, तो अमेरिका की आबादी है करीबन 32 करोड़ के आसपास, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था 23 ट्रिलियन डॉलर की है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसका मतलब यह हो गया कि 32 करोड़ लोगों के लिए 23 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की डिमांड है। राइट, यानी 23 ट्रिलियन डॉलर के बराबर के गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है, जितना सप्लाई करना पड़ता है बाजार में। लेकिन अगर आप भारत के हिसाब से देखेंगे तो भारत की आबादी अमेरिका से कहीं ज्यादा है, 140 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। और दूसरी तरफ अगर भारत की जीडीपी हम देखें तो वो आ जाएगी 2.7 ट्रिलियन, अमेरिका की जीडीपी से काफी हद तक कम है ये। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 140 करोड़ लोगों की मिलाकर डिमांड आती है महज 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि डिमांड जैसी रहेगी सप्लाई साइड उसके हिसाब से चलती है, और इस डिमांड और सप्लाई को मैच करने के लिए सरकार के पास अलग अलग मेजर्स होते हैं, और यहां बीच में पूरा का पूरा अर्थशास्त्र का इक्वेशन आता है। अब जब भी कोई इस तरह की परिस्थिति आती है, ओके, या जब भी कभी इकोनॉमी अपने खराब दौर से गुजरती है, सरकार हमेशा सप्लाई साइड और डिमांड साइड में से किसी एक को मजबूत करने की कोशिश करती है। मेरी बात ध्यान से समझो, जब भी कोई विकट परिस्थिति आती है, सरकार सप्लाई या डिमांड साइड में से किसी एक को ठीक करने की कोशिश करती है। राइट, हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि सरकार सप्लाई साइड के बारे में सप्लाई साइड के बारे में ही सोच रही है, डिमांड साइड के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, या यूं कहें कि डिमांड साइड को वो आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
बहुत सारे अखबारों ने इस बात की पुष्टि की, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में बोला कि सप्लाई साइड को मजबूत किया जा रहा है, डिमांड साइड को मजबूत नहीं किया जा रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इन पॉइंट्स का बेसिक मतलब क्या है। ध्यान से देखिए, सरकार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने में लगी है, यानी ढांचागत सुधार बनाने में लगी है। थोड़े से टफ वर्ड्स है, लेकिन आप इजी भाषा में समझने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों, 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, मनमोहन सिंह के जमाने में, पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में, जब प्रणब मुखर्जी जी हुआ करते थे, तो उस समय हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए थे, यानी ढांचागत सुधार किए थे। हमने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया था। हमने विदेशी कंपनियों को भी अलाउ किया ग्लोबलाइजेशन के नाम पर। हमने निजी कंपनियों को बहुत सारी चीजें बांटना शुरू कर दिया प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, और हमने बहुत सारा रिलैक्सेशन भी करके रख दिया था लिबरलाइजेशन के नाम पर। इसको बोलते हैं ढांचागत सुधार करना। यहां पर सरकार कुछ ढांचागत सुधार ही करने में लगी हुई है, जो कि आप पिछले कई सालों से देख सकते हैं। ये पॉलिटिकल ढांचागत सुधार भी है और ये आर्थिक तरीके से भी ढांचागत सुधार है। तो सरकार इसमें बहुत ज्यादा विश्वास रखती है, इसलिए तो डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। दूसरा, सिस्टम लिक्विडिटी। सरकार का मानना यह है कि सीधे सीधे कैश मत दो। मैं कल रात को एक आज तक पे एक डिबेट चल रही थी, मैं देख रहा था, और उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे कि जब पब्लिक मर रही थी कोरोना में, तो उस समय दुनिया के प्रत्येक देश ने हाथ में कैश दिया है डायरेक्टली। अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो डायरेक्टली डॉलर्स बांटे हैं लोगों के अकाउंट में, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया भी तो 1-2 महीने के लिए किया, फिर नहीं किया, या बहुत कम लोगों के लिए किया। तो इंडिया ने ये नहीं किया। तो उनका कहना यह था कि हाथ में पैसा डायरेक्टली बांटना सही नहीं होगा, हमें एक्चुअली में रोजगार के इंतजाम करके देने चाहिए ताकि लोगों के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकले। अब जहां तक इस चीज का सवाल है, अगर आप लोगों के लिए रोजगार निर्माण करते हो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के नाम पे, वो ठीक है, लेकिन कोरोना कोई साधारण परिस्थिति नहीं थी, कोरोना एक अत्यंत भयानक परिस्थिति थी। इसीलिए उस समय अगर डायरेक्ट कैश हाथ में दे दिए जाते कुछ दिनों के लिए, तो लोगों को ज्यादा राहत मिलती, ऐसा सब मानते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह सरकार वैसा नहीं मानती है। यहां पर सिस्टम लिक्विडिटी के ऊपर बात की गई है। इसका मतलब पूरे बाजार में सिस्टम में पैसे लाए जाएं, यानी लोन की सुविधा कर दी जाए, सस्ते में कर्जा मिलना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, एमएसएमई का दायरा बढ़ा देना चाहिए। इस तरह के काम सरकार करना ज्यादा पसंद करती है, राइट। हालांकि मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सरकार का अपना एक साइड है, उनका अपना एक नजरिया है ये करने का। अब इसके असर कितने अच्छे या बुरे होंगे, ये लॉन्ग टर्म में पता चलता है। अभी जैसे डीमोनेटाइजेशन के असर हम आज समझ पाते हैं, जीएसटी के असर हम आज देख पाते हैं, ठीक वैसे ही सरकार आज जो कर रही है, इसके असर हमको 2024, 25, 26 तक पता चलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, मौजूदा सरकार कैपिटल में बहुत ज्यादा पैसा लगाना चाहती है, यानी देश के ढांचे को मजबूत करना चाहती है। सड़कें बनाना, ब्रिजेस तैयार करना, नेशनल हाईवे बना देना रोज 20-20 किलोमीटर के आसपास, उसके बाद बुलेट ट्रेन लगा देना, नए एयरपोर्ट्स खड़े करना, ये सब सरकार की प्रायोरिटी में हमेशा से रहा है। तो ये सरकार इस चीज पे विश्वास करती है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीडियम टू लॉन्ग टर्म तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है हर चीज को, राइट। तो ये है सप्लाई साइड जिसको सरकार मजबूत करती है। लेकिन ऑन द अदर साइड सरकार जिन चीजों पे हमेशा लोगों की आलोचना झेलती है, क्रिटिसिज्म, वो क्या है? जॉब जनरेशन, जिसके तरफ ध्यान देना चाहिए वो नहीं होता है। इनकम प्लस फूड सपोर्ट, सरकार इनकम बढ़ाने का और फूड सपोर्ट करने का काम ठीक से नहीं कर पाई कोरोना काल में। कोरोना काल में 2 महीने के लिए फूड सप्लाई किया गया सबको, और उसके बाद बंद कर दिया गया। सब मानते हैं कि इसको और लंबे समय तक करना चाहिए था, बट ये नहीं हो पाया। डायरेक्ट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट, देखो एक बात को आप समझिए दोस्तों, अगर आज परिस्थिति भयानक है आज, तो मुझे आज के आज सॉल्यूशन देना पड़ेगा। मैं इस सॉल्यूशन के लिए ये नहीं बोल सकता कि आज पैसे की जरूरत है तो जाओ तुम बाजार से कर्जा ले लो और बिजनेस चला लो और फिर वहां जाके आप सेटल हो जाना और फिर आप धीरे धीरे कर्जा चुकाना। आज मेरी परिस्थिति खराब है, तो इस वक्त सरकार क्या कर रही है वो चीज तय करती है। तो डायरेक्ट इनिशिएटिव ठीक से नहीं हुए, कहीं कहीं पर हुए, जैसे कि एलपीजी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है, लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाता है, कहीं हुए, लेकिन बहुत जगह पर नहीं हुए। शॉर्ट टर्म एंड डायरेक्ट चीजें जो मैं बोल रहा था कि तुरंत करने वाली चीजें, वो नहीं हो पाई, राइट।
तो अगर आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो अपनी गवर्नमेंट इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है ना कि इस तरफ, राइट। ये आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आप इसको एक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा अंदाजा आएगा, सप्लाई साइड को मजबूत किया जा रहा है, डिमांड साइड को नहीं। अब आप ही सोचिए, अगर सप्लाई साइड मजबूत होगी, डिमांड साइड मजबूत नहीं होगी, तो लोगों के पास अगर पैसा होगा ही नहीं और सप्लाई होता चला जाएगा तो उसको खरीदेगा कौन? आज के डेट में हम मेट्रो ट्रेन बना देंगे, लेकिन उसमें बैठने के लिए हैसियत वाले यात्री चाहिए। आज के डेट में हम बड़े बड़े एयरपोर्ट्स लगाएंगे, लेकिन उसका उपयोग हर किसी से होना चाहिए। आज के डेट में हम डीएफसी कॉरिडोर्स बना देंगे, लेकिन प्रोडक्शन घट रहा है तो वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे कैसे पहुंचेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, मैं नहीं कहता कि सप्लाई साइड को मजबूत नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में सरकार को बैलेंस बनाना चाहिए और जहां जो जरूरी है वो करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इफेक्टिव चीजें करनी है तो वो करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इफेक्टिव चीजें करनी है तो वो करनी चाहिए। दोनों में से किसी एक पक्ष को पकड़ के बैठेंगे तो कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है, स्पेशली भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है। दिस कैन रियली क्रिएट अ बिग डिजास्टर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपको अब ये एक बड़ा खूबसूरत सा एक कंप्लीट रूपरेखा है बजट की। अगर आप सरकारी बजट का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको एक लास्ट पेज में ये चीजें मिल जाएंगी। मुझे बड़ा पसंद है ये पार्ट, आप इसमें क्लियरली समझ सकते हैं कि सरकार की इस वक्त परिस्थिति क्या रही। देखिए, हमारा टोटल बजट रहा 34.83 लाख करोड़ रुपए, राइट। अब ये जो रुपए है, ये रुपए बेसिकली कहां से आया और कहां खर्च होने वाला है? तो ये इधर खर्च होने वाला है, ये है सरकार का खर्चा और ये रही सरकार की कमाई, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया, कमाई कितनी हुई उसके हिसाब से खर्चा करना चाहिए फैमिली बजट, लेकिन यहां वैसा नहीं होता। हमें पहले खर्चे का अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये सब खर्चा है और उसके बाद हम कमाई का अंदाजा लगाते हैं और हम देखते हैं कि कमाई तो इतनी है। मान लो खर्चा है 100 रुपए और कमाई है 80 रुपए, तो हमारे पास डेफिसिट कितना है? 20 रुपए का। वो 20 रुपए के लिए हम या तो नोट छाप ले, या तो बॉन्ड छाप ले, या तो हम सीधे सीधे वो 20 रुपए में हम जो भी करने वाले थे काम वो करना ही बंद कर दे, कटिंग कर ले, या तो फिर सीधे सीधे हम टैक्स से वसूल कर ले या मार्केट से बोरो कर ले। तो ये तरीके होते हैं। तो इस साल का बजट जो बनाया गया है, बजट एस्टीमेट, वो है 34,83,000 करोड़ रुपए का। याद रखना दोस्तों, ये बजट एस्टीमेट है, ये रिवाइज्ड एस्टीमेट नहीं है। यानी निर्मला सीतारमन का कहना है कि साल 2021 में ये पूरे के पूरे खर्चे जितने दिख रहे हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ये पूरे के पूरे खर्चों को पुराने के लिए सरकार को 34,83,000 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन हमारे पास एक्चुअली में कितना पैसा है? इससे काफी कम है, तो बचा हुआ पूरा का पूरा हमको बोरो करना पड़ेगा। अब देखिए, हमारे पास पैसा बराबर आया क्यों नहीं, उसके लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूं। नेट टैक्स रिसीट, यहां पर देखिए, नेट टैक्स रिसीट ये नंबर 1। दूसरा कैपिटल रिसीट्स, ओके, और तीसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर आप ये 3 पॉइंट्स देखेंगे तो इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सरकार को टैक्स से जितने पैसे कमाने की उम्मीद थी वो नहीं हो पाया। महज 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट इसमें से आया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कैपिटल रिसीट्स, तो कैपिटल रिसीट्स भी 16.95 पर आकर रुका। तो यहां पर भी सरकार को जितना अंदाजा था वैसा नहीं हुआ। और उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो कि काफी कम रहा। तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार जहां से जितना कमाना चाहती थी वैसा नहीं हो पाया। ये एनडीसीआर जो आप देख रहे हैं, ये तो वो अमाउंट है जो सरकार पिछले साल डिसइन्वेस्टमेंट से कमाना चाहती थी, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा कम रह गया, उतना डिसइन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाया। और इस साल सरकार कह रही है कि 1,75,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट वो करेगी। सो पता नहीं कि ये कैसे हो पाएगा, बट दीज आर द थिंग्स जो कि काफी कम रही, जिसके वजह से हमारा पिछले साल का एस्टीमेट पूरा नहीं हो पाया। और इस साल का हमने जो बजट एस्टीमेट बनाया है वो ये। अगले साल जब निर्मला सीतारमन दोबारा बजट प्रस्तुत करेंगी, वो ये जरूर बताएंगी कि मैंने अंदाजा लगाया था 34.83 लाख करोड़ में इस साल का खर्चा हो जाएगा। अब वो हो गया होगा तो अच्छी बात है, कम लगे होंगे तो और अच्छी बात है,
ज्यादा लगे होंगे तो रिवाइज्ड एस्टीमेट में आरई में वो ये बताएंगी कि इतना सोचा था इतना ज्यादा लगा, राइट। तो इस तरीके से ईयर ऑन ईयर हम कंपेयर करते हैं बजट एस्टीमेट और रिवाइज्ड एस्टीमेट को। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूं कि इस तरह से चीजों को समझना बेहद जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स रियली डिमांड दिस। यूनियन बजट के ऊपर ये छोटा सा और एक लेक्चर फिस्कल डेफिसिट पे स्पेसिफिकली मैंने इसीलिए बनाया है ताकि उन अंशों को हम समझ सकें जिनके ऊपर ठीक से हर किसी का ध्यान नहीं गया है, राइट। यस दोस्तों, ये पिछले साल का सेम बजट का चार्ट है, आप ध्यान से देखिए। ये 2020 का है, ये 2021 का नहीं है। तो 2020 में सरकार का बजट एस्टीमेट कितना था? 30,40,000 करोड़ रुपए का था, राइट। और एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 35 लाख के आसपास का खर्चा हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा हुआ। हम कह सकते हैं कि कोरोना के वजह से हालत बदतर रही, लेकिन ये चीजें हैं। तो उस समय भी ये पूरा का पूरा पार्ट था जो सरकार की कमाई थी और ये था सरकार का खर्चा जो उसको करना था, राइट। तो आई होप आपके लिए ये दोनों चार्ट काम आएंगे। आप इसको इत्मीनान से पढ़िएगा, यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड आइडिया अबाउट इट, राइट। यस, अब ये एक चीज बहुत ज्यादा काम की है दोस्तों, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। ये सरकारी आंकड़े हैं पूरे के पूरे, ये किसी व्यक्ति के पेंशन की किसी सैलरी स्लिप की तरह दिख रहे हैं। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, रेवेन्यू रिसीट्स, सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू साल 2020-21 में हमारा अंदाजा था कि 20 लाख करोड़ रुपए का मिलेगा, बजट एस्टीमेट। मिला कितना? 15 लाख करोड़ रुपए। हुआ घाटा? तो यहां पर मैं डाउन एरो लगा देता हूं। 2021-22 में हमारा अनुमान है 17 लाख करोड़ रुपए का। कितना मिलेगा अगले साल देखेंगे, राइट। उसके बाद कैपिटल रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा अच्छा रहा। हमारा अंदाजा था 10 लाख करोड़ का, मिले 18 लाख करोड़ रुपए। इस बार अंदाजा है 16 लाख करोड़ रुपए का। तो स्वाभाविक सी बात है कितना हो पाएगा देखते हैं। यहां भगवान जाने आपने एक बात को नोटिस किया कि नहीं किया, रेवेन्यू रिसीट साल 2020-21 का ही 20 लाख करोड़ का अंदाजा था, मिला 15 लाख। और इस साल का हमारा एस्टीमेट 2020 से कई ज्यादा कम है। फिर से समझो, 20 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिसीट यानी पैसा प्राप्त होने का अंदाजा हमारा 2020-21 में ही था, आज से एक साल पहले। लेकिन मिला कितना? 15। और इस साल हम 20 से ज्यादा नहीं बल्कि और कम रख रहे हैं, 17 का ही अंदाजा रख रहे हैं। यानी प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो साल 2020 और 21 जीरो ईयर है। सरकार खुद ये एक्सपेक्ट कर रही है, ये मान रही है कि यही वाली पोजीशन में आने के लिए और 2 साल लग जाएंगे। एक निकल गया 20 और 21 पूरा जाने वाला है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इन चार्ट्स को समझना जरूरी है, इनको पढ़ना जरूरी है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कमेंट साइड में मुझे जरूर बताइएगा, डिड यू अंडरस्टूड दिस और नॉट। आगे देखते हैं। अभी टोटल एक्सपेंडिचर ये यहां पर दिया हुआ है। अब देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर का अंदाजा कितना था? टोटल खर्चा 30 लाख करोड़ का, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बनाया, वो गोले गोले जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के बताए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 34 लाख करोड़ का। इस बार बजट कितना बनाया है? 34,83,000 करोड़ का। भगवान करे कि अगले साल जब हम इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट निकाले तो ये इतना या इससे कम ही आए। ज्यादा आ जाएगा तो और भट्टा बैठ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट और बढ़ जाएगा। अभी देखिए आप यहां पर अगर आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 16 है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को 2020-21 में, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यहां बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। 2020-21 में 7,96,337 इतना हमारा अंदाजा था कि इतना फिस्कल डेफिसिट होगा। तो कायदे से ये कितना होता है? पूरे जीडीपी का 3.5%। देखो यहां लिखा भी हुआ है 3.5%। लेकिन जब कोरोना की मार पड़ी तो हुआ कितना? 18 लाख। और अभी तो एक क्वार्टर बाकी है।
31 मार्च तक का जो क्वार्टर एनालिसिस अभी है, तो निर्मला जी का कहना है कि जैसे ही ये वित्तीय वर्ष खत्म होगा 31 मार्च को, 9.5% के घाटे पे हम आ चुके होंगे। तो कैन यू बिलीव, 3.5% से सीधा 9.5%, यानी हम डबल से भी ज्यादा उछले हैं। अभी यहां पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये क्यों हुआ है। दोस्तों, पिछले 2 स्लाइड्स में मैं आपको वो फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी की बातें बता रहा था, याद है? फूड की सब्सिडी दरअसल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से दी जाती है, राइट? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी विभाग है, वो लोग देते हैं। अब इनके पास सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं था, तो ये लोग पैसा बोरो करते थे और पैसा बोरो करके दे दिया जाता था। इनका वो सारा का सारा बोरो किया हुआ पैसा, घाटे का पैसा, आज से पहले कभी इस तरह के चार्ट में दिखाया ही नहीं सरकार ने। समझ में आया? मैंने पिछले साल एक लेक्चर में, मेगा सेशन में ये बात बताई थी कि सरकार अगर फूड सब्सिडी को अपने फिस्कल डेफिसिट में शो करना शुरू कर दे, तो ये बात तो तय है बॉस कि 3.5% का फिस्कल डेफिसिट तो बकवास है, हम ऑलरेडी 6% है। इस साल कम से कम सरकार ने ईमानदारी से इस बात को माना है कि फूड सब्सिडी जो है, फूड के ऊपर जो सब्सिडी हम दे रहे हैं, उसका अमाउंट जो बोरो करना पड़ रहा है एफसीआई को, वो बहुत भयानक है। और जैसे ही उसको इस पूरे चार्ट में ऐड किया गया, ये देख लो आप असर 9.5% का, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन अच्छी बात है कि चलो सरकार ने कम से कम मान तो लिया कि ये एक बहुत बड़ा डेफिसिट का पार्ट है जिसको वो हमेशा इग्नोर करते थे, राइट? लेकिन जैसे ही उसको डाला है, ये 9.5% के आसपास दिखाई दे रहा है, राइट? अच्छा, हमारे देश में फिस्कल डेफिसिट के ऊपर एक कानून है, उस कानून को बोलते हैं एफआरबीएम एक्ट। और एफआरबीएम एक्ट के तहत हमारे देश में फिस्कल डेफिसिट 3 से 3.5% पे मेंटेन करना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है, ये नियम है। अब प्रैक्टिकली अगर बात करें तो 9.5% हो जाने के बाद तो इसकी तो टांगे ही टूट गई है। अगले साल क्या हम दोबारा से इसको कम कर पाएंगे? तो अगले साल का अंदाजा निर्मला सीतारमण जी ने दिया है कि 15 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट होगा और 9.5 से घट के 6.5 या 6.8 के आसपास रहेंगे। तो अगले साल भी हम 3.5 तक जा पाएंगे क्या? नहीं। उसके अगले साल जा पाएंगे क्या? नहीं। उसके अगले साल जा पाएंगे क्या? पता नहीं, राइट? तो इस तरीके से अभी आज के डेट में ये कानून का अब कोई मतलब ही नहीं बचा है। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। सो प्लीज आप याद रखना कि ये एफआरबीएम जो एक्ट है, ये भारत के फिस्कल डेफिसिट को 3 से 3.5% रोक के रखने के लिए बनाया गया। हमने कोशिश की है, लेकिन कोरोना के बाद अब ये लगभग आने वाले 3-4 साल के लिए असंभव सा लगने लगा है। तो आई होप आपको ये भी एक बात क्लियर हो रही है। तो इस कानून में बदलाव करने पड़ेंगे और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसी कोई विषम परिस्थिति आ गई तो फिर सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है, राइट? अब आगे देखते हैं दोस्तों। यस, ये एक बड़ा खूबसूरत सा एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली कि सरकार ने बजट एलोकेशन किया कैसे है, राइट? अब ये जितना बड़ा बॉक्स आपको दिख रहा है, उतना बड़ा बजट उस एरिया को दिया गया है, उस एक डिपार्टमेंट को दिया गया है या उस मिनिस्ट्री को दिया गया है। तो अब आप देखिए, सबसे बड़ा बॉक्स ये हरे रंग का, ये आपको किस चीज का दिख रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट, यानी उधार जो हमने लेके रखा है उसका ब्याज चुकाने के लिए। तो अगर आप सोचिए, देश में उधार अगर कम हो, देश में अगर लोन लेना कम हो, तो ये इतना हैवी अमाउंट हमारा बचेगा। तो टोटल कितना? ये 8,09,701 करोड़ रुपए का तो केवल हम ब्याज भर रहे हैं, एक सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बाद अगर हम देखें तो डिफेंस क्षेत्र है, उसके बाद अगर हम देखें तो राज्यों को जो मिलता है वो है। फिर देखिए फूड सब्सिडी, देखा मैंने आपको बताया था ना फूड सब्सिडी, क्योंकि फूड सब्सिडी के ऊपर इतना पैसा देना पड़ता है, इतना ज्यादा पैसा देना पड़ता है कि प्रैक्टिकली अगर वो वाला पैसा बजट में ऐड कर दिया जाए तो फिस्कल डेफिसिट एकदम शूट कर जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया 9.5%। अगर उसको आज भी ऐड नहीं करते ना तो हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट 7-7.5% का होता, उतना नहीं होता, लेकिन अचानक से 9.5% हो गया। जितनी अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हैं भारत के बाहर, उन सबको चक्कर आ गए कि अरे यार ये ऐसे,
क्योंकि ऑब्वियसली आपने कभी उन चीजों को समझाया ही नहीं था, बताया ही नहीं था। आज जब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं तो सबको समझ में आ रहा है, तो ये एक पार्ट है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, होम अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन। तो ये पूरा का पूरा हमको समझा रहा है कि किस तरीके से बजट एलोकेशन किया गया है। सो आई होप आपको फिस्कल डेफिसिट को ढंग से समझने में आसानी हो रही है। अब दोस्तों एक और बड़ा चार्ट है, बड़ा खूबसूरत सा। आप सबको पता है कि 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है और 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एन.के. सिंह ने वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दी है। अच्छी खासी 2-2.5 हजार पन्ने की रिपोर्ट है, बहुत भयानक। राष्ट्रपति जी ने पढ़ी होगी, आई होप सो। उसमें ये बात साफ साफ बताई गई है कि जीडीपी ग्रोथ जो है ये 2017-18 से लगातार गिरता जा रहा है। कोरोना तो अभी आया 2020 में, तो 2020 में कोरोना आने के बाद तो ये फिर बहुत ही बुरा गिरा, राइट। तो ये तो फिर सीधे सीधे एक्स एक्सिस के नीचे -23.9% तक चला गया। लेकिन ये तय है कि हमारे यहाँ डी ग्रोथ जो हो रही है वो 2017 से हो रही है, जब कोरोना वगैरह नहीं था, राइट। तो ये उस रिपोर्ट में साफ बताया गया है, राइट। अभी देखिए यहां पर आपको फिर से फिस्कल डेफिसिट का एक सटीक अंदाजा हो जाएगा। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट साल 2019 में 4.6% हुआ करता था। साल 2020 में हमारा अंदाजा था कि 3.5% होगा 2021 में, लेकिन खत्म होते होते, ये साल खत्म होते होते कितना हो जाएगा, ये 9.5%। अगले साल के लिए कितना है, 6.8%। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट, देखो दोस्तों यहां पर भी मैं आपका एक अटेंशन चाहता हूं। बहुत से इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि भारत का ये जो पार्ट है रेवेन्यू डेफिसिट का पार्ट, ये प्रैक्टिकली जीरो होना चाहिए। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि सरकार चलाने के लिए आज के डेट में आपको कितना पैसा लग रहा है, सरकार चलाने के लिए, ये पूरे सिस्टम चलाने के लिए, पार्लियामेंट चलाने के लिए, रोज के सारे खर्चे निकालने के लिए, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन के बिल्स, ये सब चीजें, इसका एक्चुअली में कितना खर्चा लग रहा है। तो कैन यू बिलीव, वो तक हमको बोरो करना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर पार्ट है कि रेवेन्यू डेफिसिट भी हमारे यहां इस साल का 7.5% के आसपास आएगा, जिसको हम अगले साल तक हो सकता है 5.1% पे कम कर सके, राइट। तो ये है पूरा का पूरा डेफिसिट का पार्ट। मैंने एक्सक्लूसिवली आपके लिए वही डेफिसिट के ट्रेंड लाए हैं, वही वाले फिगर्स लाए हैं, जिससे आपको फिस्कल डेफिसिट ढंग से पढ़ने में आसानी हो। अभी देखिए ये एक और चार्ट है, ये एक और ग्राफ है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसी परिस्थिति चल रही थी। अगर आप देखेंगे कि साल 2011-12 में मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, 5.9% का फिस्कल डेफिसिट था, लगभग 6%। वहां से ये लगातार गिरा है, 4.9, 4.5, 4.1, यानी घाटा कम हुआ है फिस्कल डेफिसिट, जो कि बहुत अच्छी बात है। ग्लाइडिंग पाथ है, देखिए 3.9, 3.5, 3.5, 3.4, लगातार कम हुआ है। 2019-20 में थोड़ा सा बढ़ा और उसके बाद जो जंप मारी है, ये सीधा का सीधा वी शेप, एकदम पहाड़ पे चढ़ गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस लेवल पे अगर ये चला गया है तो अगले साल का अंदाजा 6.8% का है। अब प्रैक्टिकली बताओ, अब आप यहां से ये कैसे कम कर लोगे विद इन 1 और 2 ईयर्स? आपको पता है अगर इसको हमको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? -23.9% Q1 की जीडीपी आई, Q2 की जीडीपी आई है -7.5%। लेट अस से कि Q3 की आती है -3% और Q4 की आती है 0%, राइट, ओके। उसके बाद हम जाएंगे ऊपर प्लस में, तो प्लस में 5%, 6%, 7%, 8%, ऐसा लगातार क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हमको 2, 3, 4 साल तक करते रहना पड़ेगा दोस्तों। जब तक हम ये नहीं करते तब तक ये फिस्कल डेफिसिट जो हम चाहते हैं 3% का, वैसा डायरेक्टली नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो ये कितना भयानक ट्रेंड हो चुका है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो भारत को यहां से परफॉर्म करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। अदरवाइज इट इज रियली गोइंग टू क्रिएट अ बिग लॉस ऑफ इकोनॉमी। अब परफॉर्म करना जरूरी है तो कैसे परफॉर्म करेंगे? देखो भाई, सबका देश है,
तो ऑब्वियसली हर किसी की जवाबदारी है। इकोनॉमी में 3 लोग हैं, एक है सरकार जिसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर, दूसरे हैं उद्योगी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, और तीसरे हैं आम पब्लिक, आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स। तीनों को मिलाकर देश में स्पेंडिंग और देश में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेगा, और वो भी कई साल तक, तो फिर ये कहीं ना कहीं नॉर्मल हो सकता है। ये है पूरा का पूरा इसके पीछे का ट्रेंड एनालिसिस। अब देखिए, अगर हम ये देखें कि सरकार ने इस साल एक्सपेंडिचर क्या प्रमुख मदों का व्यय, एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, कहां पर सरकार का सबसे ज्यादा खर्च हुआ, अगर हम देखें तो देखो, पेंशन बांटने में सरकार को 2020-21 में इतना भयानक अमाउंट लगा है, राइट, 2,04,393 करोड़ रुपए पेंशन। अब आप ही जानते हैं कि साल 2003 के बाद सरकार ने प्रैक्टिकली पेंशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बंद करके रखी है कि 2003 के बाद जो भी ज्वाइन हुआ है उसको पेंशन नहीं मिलेगी, राइट। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज नहीं कल सरकार को ये सब खर्चे धीरे धीरे कम करते जाना है। तो आज के डेट में जजेस को छोड़ दिया जाए, आर्मी वालों को छोड़ दिया जाए तो प्रायः पेंशन नहीं मिलती। अब वहां पर आप देखिए, डिफेंस में हमने 3,43,822 करोड़ रुपए का खर्च किया है, राइट। अब देखिए सब्सिडी का खर्चा देखिए, राइट, फर्टिलाइजर, फूड और पेट्रोलियम, ओके, इसको आप फ्यूल बोल सकते हो। फर्टिलाइजर में 1,33,000, फूड की सब्सिडी देख लीजिए दोस्तों, 4,22,000 का, 4,22,000। पिछले साल के पेंडेमिक का पूरा असर आपको यहां दिख रहा है। इस साल हम सब्सिडी में कितना पैसा बांट रहे हैं, 2,42,000। अब आप बोलेंगे कि तो फिर नहीं है तो क्यों बांट रहे हैं? भैया, एग्रीकल्चर फार्म बिल के ऊपर जिस तरीके का हाल चल रहा है और सरकार को जितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये अमाउंट तो देना ही पड़ेगा ना, राइट। उसके बिना काम बनेगा कैसे? सो दीज आर द थिंग्स विच एक्चुअली शोज कि कैसे कैसे सब्सिडी बढ़ती चली जाती है और उसके साथ बहुत सारे क्यूमुलेटिव इफेक्ट पैदा होते हैं। पेट्रोलियम, अब आप जानते ही हैं कि ऑलमोस्ट 100 रुपए लीटर हो चुका है पेट्रोल, तो वो बराबर दिखाई दे रहा है। देखो सब्सिडियां बहुत कम हो चुकी है। अगले साल के लिए 12,995 करोड़, बस 12,995 करोड़, ये अमाउंट सरकार कम करती चली जाएगी। आप याद रखिएगा, ये कम होता चला जाएगा, पेट्रोल महंगा होता चला जाएगा, ये कम, क्योंकि सरकार अब सब्सिडी देने के मूड में है ही नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं है। फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम, ये तीनों चीजों की सब्सिडी धीरे धीरे सरकार कम करना चाहती है, और इसके लिए ढांचागत सुधार करना चाहती है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है। लेकिन अब सरकार अपने डेफिसिट में से और पैसा निकाल के उसमें डालने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए? क्या ये सही स्टेप है? क्या सरकार को सच में मार्केट से बोरो करते रहना चाहिए? क्या सरकार को बॉन्ड बाइंग करना चाहिए? क्या सरकार को नोट छाप लेने चाहिए? ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। मैंने आपके सामने परिस्थितियां रखी हैं, जवाब और इलाज नहीं। और मैं सच में ये चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये सेशन को देखा, समझा, वो अपने प्रैक्टिकल व्यूज इसके साथ शेयर करें, मुझे बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। So obviously I am expecting a very good feedback from your side, what you have actually learned from this session. You may even criticize, you may even share your ideas with a view that obviously जैसा बताया गया है उससे थोड़ा अलग है नजरिया। हर तरह के फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। बस कोशिश ये करिए कि आप जो भी करिए एक अच्छी भाषा में यूज करके अपने कमेंट्स लिखिए। उम्मीद करता हूं कि फिस्कल डेफिसिट के ये सेशन में आपको कुछ चीजें अच्छी जानने को मिली, और अगले सेशन में जल्द से जल्द हमारी मुलाकात होगी। जाते जाते आप सबको एक और अच्छी चीज ये बतानी है दोस्तों, मेरी जनवरी मंथ की पीडीएफ आ चुकी है जो कि आय प्रथम ऐप पर अवेलेबल है। करंट अफेयर्स की इस पीडीएफ में 2-3 बातें बहुत खास है। इसमें एक्चुअली में पद्मा अवार्ड्स का पूरा कलेक्शन हमने डाल दिया है। इसके साथ बैंक्स के सीईओ, बैंक्स के हेडक्वार्टर, उसके टैगलाइंस, ये सारी चीजें भी हमने कलेक्शन में डाली है, और उसके साथ फुल फॉर्म्स का एक जबरदस्त कलेक्शन हमने इस पीडीएफ में डाला हुआ है। तो यह प्रथम ऐप में स्टोर्स पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पर अक्सर ऐप में जाने के बाद बच्चों को वो पीडीएफ कहाँ है ढूंढने में तकलीफ जाती है, तो मैंने यहाँ पर वो स्टेप्स ही मेंशन करवा दिए हैं।
ये पीडीएफ एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ईसीजीसी, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई सबके लिए बेहद यूजफुल है। जनवरी मंथ के 250 शानदार कलेक्शन है क्वेश्चंस के और उसके साथ ये सारी चीजें भी हैं। तो आज ही आप अपनी एक कॉपी सिक्योर करें, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज इसको मिस मत करिएगा। ओके, होप यू एंजॉयड द सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट दिस सेशन टिल द लास्ट। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।